पे रखा गया है। जैसे ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती में ज्यादातर एग्जाम में हिंदी आती है और जिसमें ग्रेड सेकंड जो हिंदी विषय से होता है, ठीक है, कौन से हिंदी विषय से जो ग्रेड सेकंड का एग्जाम होता है उसमें हिंदी व्याकरण का विशेष योगदान होता है और या ये कह सकते हैं कि सिलेक्शन का आधार भी वही होता है। ठीक है, ग्रेड फर्स्ट में जो हिंदी विषय से दे रहे हैं उसमें व्याकरण आती है, उसमें तो आती है, लेकिन ग्रेड फर्स्ट के कॉमन जो पेपर होता है जीके वाला उसमें भी 4 या 5 प्रश्न व्याकरण के आते हैं। उसमें इतना फर्स्ट पेपर में इतना वेटेज नहीं है। पीएसआई यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर और भी एसआई का जितने भी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम होते हैं स्टेट वाइज जितने भी, जैसे चाहे राजस्थान का हो, एमपी का हो, यूपी का हो, दिल्ली का हो, सब में पीएसआई में हिंदी विषय का बहुत विशेष योगदान है। राजस्थान वाला जो एसआई है उसमें टोटल 400 नंबर का पेपर होता है ना। उस 400 नंबर के पेपर में 200 नंबर का तो होता है जीके और 200 नंबर का होता है हिंदी का पेपर, हिंदी का। ठीक है, उसमें ग्रामर और प्रारूप लेखन भी आता है। इसके अलावा एलडीसी के एग्जाम में हिंदी है, आरएएस, आरजेएस, केबीएस, टीजीटी, पीजीटी, शिक्षक भर्ती वाले बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें हिंदी आता है। चलिए, 30 मार्च की बात थी हमारी कि 30 मार्च बुधवार से हम लोग 5:30 से 6:30 बजे तक लाइव होंगे यूट्यूब जागृति क्लासेस चैनल पे। तो जिस भी विद्यार्थी ने जागृति क्लासेस जयपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो एक बार सब्सक्राइब कर दें और वो लाइक भी कर दें, है ना, इसमें लाइक भी कर दें आप इसको और शेयर भी कर दें ताकि बाकी के विद्यार्थी भी इसको जो है क्लास को देख सकें। चलिए, मैं आपके कमेंट भी देख रहा हूं। पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। हालांकि हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि हिंदी विषय को लेकर के अधिकांश क्या मतलब समस्त जितने भी टॉपिक हैं चाहे वो किसी भी एग्जाम में आते हो उन सभी टॉपिक्स पर हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से आपको कंटेंट वाइज और क्वेश्चन आंसर वाइज यानी एमसीक्यू सीरीज दोनों ही उपलब्ध कराएंगे। अभी रेगुलर चलेगी, ठीक है, ये क्लास रेगुलर चलेगी 5:30 से 6:30 के बीच में। ठीक है, अब ये देखिए आप सामान्य हिंदी व्याकरण में हम कहते हैं कि व्याकरण को पिछले वीडियो में भी बताया था, वर्ण विचार में वर्णमाला, वर्णों के भेद, उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर शब्दकोश में वर्णों का क्या क्रम होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। पूरा शब्द विचार का टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें रूपांतरण के आधार पर विकारी या विकारी, रचना बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और शब्द रचना के आधार पर जिस भी आधार पर शब्दों का विभाजन किया जाता है वो सारे आधारों पर हम लोग सबसे बड़ा मतलब प्रकरण है ये शब्द विचार वाला, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। वाक्य विचार वाला प्रकरण बहुत बड़ा नहीं है, महत्वपूर्ण है। वाक्य का अर्थ क्या होता है, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, ठीक है, पदबंध, वाक्य शुद्धि, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये हमने विभाजन बताया था कि ये विकारी जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, निपात या अवधारक, ये रूपांतरण के आधार पर शब्दों का भी सारे टॉपिक आपको ऑनलाइन कराया जाएगा। कंटेंट भी देंगे, पहले सारी चीजें बहुत बेसिक लेवल से शुरू करेंगे इसको और हायर लेवल तक पढ़ाने के बाद में आप ये भी जज कर सकते हैं कि भाई मैंने कितनी तैयारी की, उस तैयारी का भी आकलन कर सकते हैं आप एमसीक्यूज के माध्यम से। तो जैसे ही टॉपिक कोई भी खत्म हुआ, जैसे वर्णमाला पढ़ाया, वर्णमाला का टॉपिक खत्म हुआ, उसके बाद में जो भी 20, 30, 50 सवाल जो भी उसके बनेंगे टॉपिक के, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, एकल, वन वर्ड जिसको बोलते हैं, युग्म शब्द, शब्द युग्म, समोच्चारित, भिन्नार्थक, ये भी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी भी पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर सामान्य शब्द होते हैं एक और एक प्रशासनिक, ये हर एग्जाम में प्रशासनिक शब्दावली बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसके अलावा शब्द रचना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। शब्द रचना यानी हिंदी में 4 प्रक्रियाएं हैं ऐसी जिनके माध्यम से नए नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, जिसमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इन 4 प्रक्रिया बहुत लंबे टॉपिक है। सारे टॉपिक हम लोग पहले कंटेंट वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद में एमसीक्यूज यानी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी हम लोग इसको कराएंगे। कुछ और भी टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे देखिए लोकोक्ति मुहावरे, हम लोकोक्ति मुहावरे, शब्द शुद्धि, विराम चिन्ह, कारक, लिंग, वचन, काल, पुरुष, वृत्ति, पक्ष, वाच्य, ये सारे टॉपिक आपको कराए जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एसआई के एग्जाम में, आरएस के एग्जाम में, आरजेएस के एग्जाम में आता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और ये बहुत स्कोरिंग भी होता है और ये एकदम से नहीं आती है चीजें, बहुत अभ्यास के बाद में आप अच्छा एक
कार्यालय पत्र लिख सकते हैं। उसके लिए थोड़ी नॉलेज भी जरूरी है और तरीका भी पता होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र, अनुस्मारक, टिप्पणी, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यव्रत, ये फर्स्ट ग्रेड में बहुत ज्यादा है ना, RAS, RJS फर्स्ट ग्रेड वगैरह में ये पूरा हम लोग निबंध लेखन भी कराएंगे। ठीक है, एक अच्छे निबंध की क्या विशेषताएं होती हैं। आजकल RAS, RJS की परीक्षा में, इवन UPSC में आपको निबंध का एक अलग से पेपर चलता है। निबंध क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, निबंध की एक लिमिट्स क्या है, सीमाएं क्या है, एक अच्छा निबंध कैसा होना चाहिए, जो मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य तो नंबर लाना आना चाहिए। वैसे तो निबंध की अपने एक महत्व है, लेकिन हमारा उद्देश्य कि अच्छा निबंध हम लिख पाए ताकि एग्जामिनर निबंध को पढ़ने के बाद हमारी चिंतन शक्ति को, हमारे स्तर को पहचान सके और हमें अच्छे नंबर वो दे सके। तो क्या होता है अच्छा निबंध, क्या क्या तरीके उसके होते हैं, सब पे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा काव्यशास्त्र और साहित्य वाला टॉपिक है, जिसमें साहित्यकार और उनकी रचनाएं, छंद, अलंकार, रस इत्यादि, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, सारे टॉपिक, कोई भी टॉपिक इसमें अछूता नहीं है, फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक आधा टॉपिक इसमें बचा हुआ है तो उस टॉपिक पर भी जो है आप हमें बता सकते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि हम हिंदी व्याकरण जो पढ़ रहे हैं, सामान्य हिंदी व्याकरण। अब बहुत बेसिक चीज है, 2-3 चीजें मैं बता रहा हूं। वैसे तो आप बचपन से हिंदी व्याकरण पढ़ते आए हैं, 10th क्लास तक तो रेगुलर आप पढ़ते ही हैं। 11th 12th में थोड़ा अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी होती है, कुछ बच्चे ऐच्छिक विषय के रूप में भी इसको लेते हैं। ग्रेजुएशन में भी 1 साल हिंदी पढ़नी पड़ती है, 3 सालों में से किसी भी 1 साल में पास कर लो। पर कहने का मतलब यह है कि हम हिंदी को पढ़ने के लिए ऐसे ही पढ़ते हैं, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी विषय को पढ़ना, कोई सा भी विषय हो, एक अलग महत्व रखता है कि कैसे उस सब्जेक्ट को तैयार किया जाए, क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो हमारा होता है किसी भी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना। मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, अगर आप लोग कमेंट कर पा रहे हैं तो एक बार जरा कमेंट करें। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सभी लोग जब तक इस क्लास को लाइव कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मतलब चलिए अब बात करते हैं कि हम हिंदी व्याकरण विषय जो पढ़ने जा रहे हैं, उस व्याकरण विषय को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। चलिए, देखिए सबसे पहले तो आप, मतलब अगर वाकई में हिंदी को आप किसी अच्छे एग्जाम के लिए तैयार करना चाह रहे हैं तो एक अपना एक पैटर्न बनाइए कि सबसे पहले तो एक रजिस्टर बनाओ आप। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हर बार किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम लोग बार बार नए नोट्स बनाते हैं, हमारी बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी एनर्जी नए नोट्स बनाने में निकल जाती है। पुराने जो भी नोट्स हैं वो हमको एकदम बहुत कम और बेकार लगने लगते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से चीजों को पढ़ रहे हैं तो आपका पुराना रजिस्टर, क्योंकि मुझे याद है मेरे पास पुराने रजिस्टर जो भी, मतलब जिस भी विषय के, वो आज भी रखे हुए हैं और उनमें अपडेशन बार बार करना जरूरी होता है। इससे आपकी ऊर्जा, एनर्जी बच जाएगी। ठीक है, तो एक आप मेनली रजिस्टर बनाए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका एक रजिस्टर बनाएं। उस रजिस्टर में जैसे ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति व्याकरण पढ़ना चाह रहा है वो व्याकरण का एक अलग से रजिस्टर बना ले, जो व्यक्ति हिंदी साहित्य पढ़ना चाह रहा है, हिंदी साहित्य, वो अपना एक अलग से रजिस्टर बना ले, क्योंकि हर एग्जाम में व्याकरण
जैसे ये तो आता ही है, पर हिंदी साहित्य हर एग्जाम में नहीं आता। जो साहित्य के विद्यार्थी हैं वो साहित्य का भी अपना एक रजिस्टर बना सकते हैं। इसके अलावा प्रारूप लेखन का भी आप एक रजिस्टर बना लें, ठीक है। ये बहुत सामान्य बातें कर रहा हूं मैं, आपको ये लग रहा होगा कि पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, सब चीजें आपको आती हैं। निश्चित रूप से मुझे ऐसा पता है कि ये सब चीजें आपको आती हैं और ये चीजें बेकार कोई बताता है तो बेकार लगती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें एक रजिस्टर बनाओ आप, और रजिस्टर में यानी बेसिक से आप चीजों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी में वर्णमाला सबसे पहले, भले ही आपको आती हो पर आपको वर्णमाला पहले वाले पन्ने पे लिखी हुई होनी चाहिए। और बहुत सारे विद्यार्थी जो हिंदी पढ़ते हैं उनको यही नहीं पता कि वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, वो बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं। कोई 50 बताता है, कोई 52 बताता है, कोई 44 बताता है, कोई 33 बताता है। तो ये सारा कंफ्यूजन आपको एक बार जब सटीक तरीके से आप चीजों को पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये वाला कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये रजिस्टर बनाएं, ठीक है। रजिस्टर बनाने के बाद में बेसिक से टॉपिक वाइज और उसके पहले पेज पे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका जो पहला पेज है उस पर टॉपिक लिखते जाए कि इसमें वर्णमाला का टॉपिक है। दूसरे नंबर पे जो भी आप टॉपिक पढ़े, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके स्टार्टिंग में आप, और हो सके तो इन पे पेज नंबर भी डाल दो कि पेज नंबर 1 से लेके 6 तक ये वर्णमाला है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना आए, है ना। और थोड़ा साफ सी अच्छी सी राइटिंग में हिंदी पढ़ रहे हो तो थोड़ा राइटिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये काम आप कर लें और फिर जाकर के जब चीजों को आप पढ़ने लगेंगे तो आपकी ऊर्जा बचेगी, आपका बहुत सारा टाइम जो बहुत बार बार नोट्स बनाने में खर्च होता है वो बच जाएगा। चलिए ठीक है, यहां तक अपनी बात हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं हम मुख्य रूप से हमारे टॉपिक की, ठीक है। अब देखिए टॉपिक जो मुख्य रूप से हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आज जो हम टॉपिक की जिसकी बात करेंगे वर्ण विचार का टॉपिक है। वर्ण विचार, क्योंकि सबसे पहले हिंदी की अगर हम शुरुआत करेंगे तो हिंदी में वर्ण विचार से ही हम चीजों की शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हिंदी का विकास कैसे हुआ। अब जैसे सबसे पहले जैसे भाषा हम बोलने लगे कोई भी, ठीक है, ये भाषा है, इस भाषा को हमने बोला तो मौखिक रूप से बहुत लंबे समय तक ये भाषा जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रही मौखिक रूप से। यानी लेखन का आविष्कार ही नहीं हो पाया था, ना तो कोई पेपर वगैरह का आविष्कार हुआ, पहले कोई चमड़े के पे लिखा जाता था, है ना, चीजों को। तो जब भाषा की जब शुरुआत हुई तो उस भाषा का जो रूप था, सबसे प्रथम रूप वो कैसा था, वो मौखिक रूप था, ठीक है। भाषा का सबसे पहला रूप मौखिक रूप था, और पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे परंपराएं, जैसे जैसे ये हमारी स्पीसीज आगे बढ़ती गई, उसके बाद में जब बहुत सारा ज्ञान मौखिक रूप में संकलित हो गया, इकट्ठा हो गया, संगठित हो गया, तो बाद के लोगों ने ये सोचा कि इतना सारा ज्ञान, बहुत अच्छा जो ज्ञान है उसको हम मौखिक रूप से याद नहीं रख सकते। तो आवश्यकता हुई कि इस ज्ञान को लिखित रूप में भी सहेज कर रखा जाए ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां उस ज्ञान से लाभान्वित हो सके, ठीक है। तब जाकर के लेखन कला का विकास हुआ, लेखन कला का विकास हुआ। और ये सारी चीजें आपको पता होंगी, जीके में पढ़ते होंगे। लेखन कला का आविष्कार चीन में हुआ था, है ना। लेखन कला का आविष्कार, और सबसे पहला जो प्रिंटिंग प्रेस बनी थी वो जर्मनी में बनी थी, है ना। तो ये सारी चीजें, प्रिंटिंग प्रेस। अब मान लो लेखन कला का आविष्कार हुआ तो एक भाषा का दूसरा रूप भी मिलने लगा जिसको हम कहते हैं लिखित रूप। तो आप इमेजिन कर रहे होंगे कि भाई किताबें एकदम से लोगों ने लिख दी, नहीं, ऐसा नहीं होता। एकदम से मौखिक रूप चल रहा है, मौखिक रूप में हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी हमारे विचारों को हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन एकदम से उन चीजों को लिखना बहुत पॉसिबल होता ही नहीं है। तो आप इमेजिन करो कि कैसे हुआ होगा ये सब। तो मुझे लग रहा है कि भाषा का जो मौखिक रूप है, और लग क्या रहा है, ऐसा है ही है कि जो भाषाविद बताते हैं कि भाई कैसे कैसे हमारी भाषा का विकास हुआ। यानी मौखिक रूप जो था भाषा का उसको कहा गया ध्वनि। ध्वनि जब कहा गया तो अभी भी आपको पता है कि एक हर सिंबल होता है ध्वनि। जैसे अगर किसी के रोने की आवाज आती है तो वो ध्वनि तो होती है, तो हम कहते हैं सामने वाला क्या हो रहा है, रो रहा है, तो दुखी हो रहा है, तो अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहा है। कोई हंसने की आवाज आती है तो हम कहते हैं कि यार ये प्रसन्न है एकदम व्यक्ति, तो उसके मन में क्या है, प्रसन्नता भरी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मौखिक रूप जो है वो ध्वनि है। उन्होंने क्या किया, ध्वनि, इस ध्वनि को क्या किया, यानी कि ध्वनि चिन्ह भी इसको कह सकते हैं, ध्वनि चिन्ह।
यानी ध्वनि तो चली रही थी, उन ध्वनि को उन्होंने क्या किया, एक आकार देना शुरू किया, एक आकार देना शुरू किया ध्वनि को, उसको रूप देना शुरू किया। तब जाकर के जो वर्ण विकसित हुए, वर्ण यानी कि अगर मैं ऐसे बोलूं तो सामने आपको सबको पता है, आप तुरंत ही लिख देंगे कि भाई ऐसा बोला जा रहा है, तो आप ऐसे लिख देंगे। मैं बोलूंगा क, तो आप ऐसे लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हर भाषा की अपनी एक वर्ण व्यवस्था होती है, हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है जो ईजाद की जाती है, जो अवतरित की जाती है, जो लोगों द्वारा बनाई जाती है। तो वो जो आकार या रूप है, यानी ध्वनि का ही जो लिखित रूप है सबसे पहला, वो क्या कहलाया, वर्ण कहलाया। यानी कि जिन ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से हम चीजों को बहुत लंबे समय से समझते आ रहे थे, उन चीजों को हमने आकार देना शुरू किया, रूप देना शुरू किया, तब वो वर्ण कहलाए। और उन वर्णों का आकार कैसा होना चाहिए, वो उसकी बनावट कैसी होनी चाहिए। अब देखिए, आप प्राचीन काल में ए को ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। अब धीरे धीरे चीजें बदलती गईं, तो अब ए को ऐसे लिखा जा रहा है। और बहुत ही, हालांकि कई लोग ऐसे भी बना देते हैं 3 के अंक की तरह, लेकिन जो लिपि है, जो हमारी देवनागरी लिपि है, उसमें हमारे जितने भी वर्ण हैं वो बिल्कुल उनकी गोलाकार है, बनावट एकदम इस तरह गोलाकार वर्ण है। देखो ये ए इस तरह बनता है, यानी कि ये गोलाकार है। क जब बनाते हैं तो वो इस तरह बनता है। तो कहने का मतलब कि वर्ण व्यवस्था कैसे आई, मौखिक रूप से जो ध्वनि प्रचलित थी वो ही उनको हमने रूप रंग दिया, तो वो क्या बन गए, वर्ण बन गए। क्लियर है यहां तक चीजें। अब जब वो वर्ण बन गए तो वर्णों से मिलाकर के हमने क्या बनाए, शब्द बनाए। ठीक है, वर्णों से मिलाकर के हमने क्या बनाए, शब्द बनाए। सपोज करो जैसे ये वर्ण है, क्योंकि वर्ण कहां से आए, ध्वनि से। ध्वनि को क्या कहा, वर्ण। इसलिए इनको वर्णों को कई बार ध्वनि चिन्ह भी कह दिया जाता है, यानी ध्वनि को चिन्ह के रूप में लिखना ध्वनि चिन्ह कह दिया जाता है। इनको लिपि चिन्ह भी कह दिया जाता है। देखो चिन्ह शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाता है आधा आता है, न पूरा आता है। जनरली ध्यान नहीं देते हम लोग, तो ये ध्यान ना देने के कारण लोग इसको अशुद्ध रूप में लिख देते हैं, चिन्ह को चिन्ह, ऐसे, ये गलत है आधा आएगा। ठीक है, अब वर्णों से मिलाकर के हमने जो नई जो इकाई बनाई भाषा की, उसको क्या कहा जाने लगा, उसको शब्द कहा जाने लगा। तो अब शब्दों का भेद, कोई बोलता है कि भाई 2 तरह के भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। हाँ, बात सही भी है, लेकिन अगर कोई वर्णों से मिलकर के कोई शब्द बना, शब्द कहलाएगा ही जब वो सार्थक होगा। अगर मैं कैसे ही 2 वर्णों को मिला दूं तो वो शब्द है ही नहीं। ठीक है, वो निरर्थक योग है वर्णों का, उसको शब्द तो कह ही नहीं सकते। कई लोग कहते हैं वो निरर्थक शब्द है, तो शब्द कहते ही उसमें सार्थकता तो अपने आप आ जानी चाहिए, है ना। तो शब्द अगर मैंने किसी चीज को कहा तो वो कैसा होगा, सार्थक। तो ये भाषा की सार्थक इकाई है, सबसे लघुतम। ठीक है, लघु यानी छोटा, सबसे छोटी इकाई सार्थक। अब कहेंगे तो सर वर्ण क्या है, अरे भाई वर्ण भी भाषा की इकाई है, लिखित रूप में भाषा की इकाई है सबसे छोटी, लेकिन इसका कोई अर्थ ही नहीं है। वर्णों का कोई अर्थ नहीं है। आ ई ई उ सब हम पढ़ते हैं, क ख, इनका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अब शब्दों से मिलकर के क्या बने, शब्दों से मिलकर के बने वाक्य। ठीक है, अब वाक्य क्या होता है, शब्दों से काम नहीं चलता। हालांकि कभी कभार हम लोग शब्द से बात को समझ जाते हैं, पर अगर व्यक्ति को अपने मन की बात को रखना है तो केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा, बल्कि वाक्यों से काम चलेगा। वो पूरे सेंटेंस बोल करके, वाक्य बोल करके अपने भावों को व्यक्त करेगा। तो भावों की दृष्टि से भाषा की ये सबसे छोटी इकाई या लघुतम इकाई इसको बोल सकते हैं, सबसे छोटी इकाई है क्या, वाक्य। हालांकि वाक्यों से एक बड़ी इकाई और मानी जाती है अनुच्छेद, लेकिन अनुच्छेद भी भावों को व्यक्त करने के काम ही आता है। अनुच्छेद जिसको हम पैराग्राफ कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये पैराग्राफ भी क्या होता है, बहुत सारे वाक्यों से बना हुआ एक अनुच्छेद जिसको बोलते हैं पैराग्राफ। उसमें पूरे भाव व्यक्त हो जाते हैं, परंतु
उसमें भी भाव ही है, तो भावों की दृष्टि से बड़ी इकाई तो हो गई अनुच्छेद, लेकिन छोटी इकाई हो गई। अब कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि भावों की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई, कई लोग अनुच्छेद बता देते हैं। ऐसे तो अनुच्छेद बहुत सारे अनुच्छेदों को मिलाकर के कहानी बन जाती है, बहुत सारे अनुच्छेदों को मिलाकर के निबंध बन जाता है। तो क्या भाषा की सबसे बड़ी इकाई निबंध को कहेंगे, कहानी को कहेंगे, किसको कहेंगे? तो बड़ी इकाई का कोई प्रश्न नहीं आता। भाषा की दृष्टि से यानी भावों की दृष्टि से अगर सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो आंसर होगा वाक्य, क्योंकि वाक्य के माध्यम से भी व्यक्ति अपनी बातों को रख सकता है। क्लियर है यहां तक चीजें? तो ये एक वर्ण व्यवस्था है। अब बात आती है, देखो 2-3-4 चीजें हैं जिनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है जैसे भाषा, भाषा क्या होती है ना, लिपि क्या होती है, ये व्याकरण क्या होती है, व्याकरण है ना, ये वर्णमाला क्या होती है, ये कुछ चीजें हैं, ये वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं। अब अपन एक एक करके इन चीजों को, आप मैं रजिस्टर की बात कर रहा था, ये स्टार्टिंग है अपनी क्लास की, तो तरीका ये है कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका थोड़ा सा हमें समझ में चीजें जरूर आनी चाहिए। केवल ऐसे रट्टा लगाने से और केवल रजिस्टर में लिख लेने से आपका काम पूरा नहीं होगा, कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आना चाहिए। अब देखिए इन एक एक चीजों पे जिनकी हमने बात की है उन पर हम करते हैं चर्चा। अब देखिए जैसे हम कह रहे हैं वर्णमाला, हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे हैं, वर्ण विचार का सबसे पहला टॉपिक है वर्णमाला, ठीक है। अब वर्णमाला में क्या है, वर्णमाला किसको कहेंगे, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्या आपको ये दिख रहे हैं अक्षर, छोटे तो नहीं है? आप लोग कमेंट करके ये बता दें जरा कि आपको क्या अक्षर दिख रहे हैं क्या? हाँ मुझे लग रहा है दिख रहे हैं आपको अक्षर, है ना। चलिए वर्णमाला की हम बात कर रहे हैं। वर्णमाला होता है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। अब देखिए इसमें वर्ण तो है, लेकिन अगर वो उनकी कोई व्यवस्थित क्रम है, क्रम से रखे हुए हैं तो ही वो वर्ण है। अब जैसे हम छोटे बच्चों को बोलते हैं कि वर्णमाला लिखो, और वह ऐसे ही करके क से शुरू करके ए पे खत्म कर दे, या ख से शुरू करके बीच बीच में अक्षरों को लिख दे, तो वो पिट जाता है ना। घर वाले लोग उसको डांटेंगे, क्यों? क्योंकि भाई वर्णमाला का मतलब ही है कि जो भी वर्ण है, 52 वर्ण है पूरे वर्णमाला में, अपने वर्णों की संख्या कितनी है, 52, 52, उनको आप व्यवस्थित क्रम में रखेंगे तभी वो वर्णमाला कहलाएगी, अन्यथा वो वर्णमाला नहीं है। क्लियर है? अब भाषा क्या होती है, तो संस्कृत के भाष धातु से ये शब्द बना हुआ है। भाष का मतलब होता है प्रकट करना, और जैसी बात आती है भाषा की, तो भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपनी बात को जो है दूसरे के सामने रखता है, यानी कि विचार विनिमय का माध्यम कहलाती है ये भाषा। तो परस्पर विचार विनिमय का माध्यम या भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही होती है। भाषा के दो रूप जिनकी हमने अभी बात की थी, एक तो मौखिक रूप होता है और लिखित रूप होता है। इसमें मौखिक रूप ज्यादा प्राचीन है, क्योंकि मौखिक रूप से ही आप याद करो, जब इतिहास वगैरह आप पढ़ते होंगे तो उसमें आप ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल ये सारी चीजें पढ़ते थे, और उसमें ऋषि मुनि जितने भी थे या श्लोक जितने भी थे ऋग्वेद के, वो लिखे गए बहुत बाद में, लेकिन उनका प्रचलन मौखिक आधार पर, मौखिक परंपरा के आधार पर बहुत पहले से ही प्रचलित था, लगभग 1500 ईसा पूर्व से। लेकिन उनका रचना काल जो है वो 1500 1000 साल बाद में उनको लिखा गया, लेखबद्ध किया गया। इसीलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति। अब देखिए ये पर्यायवाची शब्द है, अगर पूछ ले वेद का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो वेद का पर्यायवाची हो गया श्रुति, यानी जो श्रवण परंपरा के आधार पर चले आते हैं उनको श्रुति कहा जाता है, वेदों को। ठीक है, तो ये मौखिक परंपरा थी। बाद में जब लेखन कला का विकास हुआ तो लिखित रूप में भी जो है हमें भाषा का लिखित रूप मिलता है। अब बात आती है कि क्या भाषा को ऐसे ही लिख दिया जाता है? नहीं, एक हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसको भाषा विज्ञानियों द्वारा बनाया जाता है। तो भाषा को, किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग या तरीका होता है उसको लिपि कहा जाता है। यानी कि लिपि प्रतीक चिन्हों की एक व्यवस्था है जिसके तहत भाषाओं को लिखा जाता है। यानी कि लिपि को क्या कह रहे हैं हम लोग? प्रतीक चिन्ह। लिपि को हम क्या कहेंगे? प्रतीक चिन्ह कहेंगे। यानी कि जैसे वो आपको सामने लिखा दिखेगा ऐसे, तो आप तुरंत उसका क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे। यस, ये क है। एक दूसरा और वर्ण लिखा म, ये म है, और एक तीसरा वर्ण लिखा ये ल है, और तीनों को मिला दो तो बन जाएगा कमल। इसका मतलब अब ये सार्थक,
वर्णों से मिलकर के एक नई इकाई बन गई जिसको कहते हैं शब्द, यानी कि वर्णों का सार्थक समूह जो है वो शब्द कहलाता है। क्लियर है? तो ये लिपि क्या है? ये भाषा को लिखने का तरीका है, जो प्रतीक चिन्हों की एक व्यवस्था है जिसके तहत भाषाओं को लिखा जाता है। देखिए ये जीके के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ लिपियां दी गई हैं, यहाँ पे कुछ लिपियां दी गई हैं, ये लिपि है और उसके सामने भाषा दी गई है। अब हिंदी, संस्कृत, मराठी, इन सभी को जिस लिपि में लिखा जाता है उस लिपि का नाम है देवनागरी। ठीक है? यानी कि हिंदी की जो लिपि है वो तो सबको पता ही है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई हिंदी को देवनागरी में लिखा जा रहा है, हिंदी को देवनागरी में लिखा जा रहा है। लेकिन हिंदी के अलावा और कौन सी भाषाएं हैं जो देवनागरी में लिखी जाती हैं या जिनकी लिपि देवनागरी है? तो संस्कृत, मराठी भाषा भी, चाहे आप पढ़ना नहीं जानो मराठी को, पर उसकी लिपि देवनागरी है। भोजपुरी की लिपि भी देवनागरी है, नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है, कोंकणी, मैथिली और गढ़वाली, ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्लियर है? यहां तक ये भी प्रश्न पूछा जाता है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। ठीक है? कई लोग तो कहते हैं पंजाबी ही लिपि होगी, नहीं, ये गुरुमुखी में लिखी जाती है पंजाबी। उर्दू की कौन सी लिपि है? फारसी। अब कई बच्चे कहते हैं सर फारसी तो भाषा है। हाँ बिल्कुल भाषा है, अरबी और फारसी जो है दोनों भाषाएं हैं। ठीक है? लेकिन फारसी भाषा की जो लिपि है वो लिपि का नाम भी फारसी ही है, और उर्दू की जो लिपि है वो भी फारसी लिपि, यानी कि इनमें लिपि में हर अक्षर की अपने हिसाब से इनकी बनावट होती है और उसी बनावट के हिसाब से उस लिपि को लिखा जाता है। तो फारसी और उर्दू की लिपि हो गई फारसी, और अंग्रेजी की लिपि कौन सी हो गई? रोमन। अब आप जो ABCD आप लिखते हो, A B C D, ये इनकी लिपि कौन सी है? इसको बोलेंगे रोमन। और आप जैसे कई बार अपन 1 2 3 भी लिखते हैं ना, देखो 3-4 तरह से लिखा जाता है 1 2 3। एक तो इस तरह से लिखा जा रहा है जैसे हम लिखते हैं जनरली, देखो 1 ऐसे, 2 3 4, ये एक ऐसे हिंदी में लिखा जाता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे भी लिखा जाता है। एक आप ऐसे भी लिखते हैं जैसे फर्स्ट, जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं ना आप, इस तरह, ये रोमन लिपि है, ये रोमन है। तो ऐसे ही अंग्रेजी की जो लिपि है ABCD जो हम पढ़ते हैं उनकी लिपि है रोमन। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, वर्णमाला, भाषा, लिपि क्या होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हिंदी भाषा की लिपि की हम बात कर रहे थे, सबको पता है देवनागरी लिपि है। अब ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। कैसे? अब देखो जैसे ही हम लोग लिखने बैठते हैं कि भाई चलो लिखो कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, तो यहीं से लिखते हैं और यहीं से पढ़ते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ऐसी तो पढ़ रहे हैं अपन। तो ये दिशा तो कौन सी हो गई? ये बाईं दिशा है, और बाएं से कैसे चलेगी? ये दाएं चलेगी। ठीक है? बाएं से दाएं, यानी कि ये चलेगी लेफ्ट से राइट। ठीक है? अब बाएं से दाएं, अब बचपन में आपने पढ़ा होगा या अभी भी आप पढ़ते होंगे कि बाएं से दाएं एक लिपि थी बहुत पुरानी जिसको ब्राह्मी लिपि कहा जाता था। ब्राह्मी लिपि भी बाएं से दाएं चलती थी। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो देवनागरी जिसकी लिपि की हम बात कर रहे हैं उसका मूल है ब्राह्मी लिपि। देवनागरी जो लिपि है उसका मूल है ब्राह्मी लिपि, यानी देवनागरी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है और ब्राह्मी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। और ये बात अनुच्छेद 343 हमारे आर्टिकल यानी संविधान के अनुच्छेद 343 में कही गई है कि भारत की मतलब हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी होगी। और प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक वर्ण है ये, प्रत्येक वर्ण की इसमें आकृति समान है। अब ये देखिए आप अंग्रेजी जब आप पढ़ते हैं तो आपको जैसे कैपिटल वो स्मॉल लेटर आप पढ़ते हैं ए, अब बी में देखो कितना ऊपर निकल जाती है ए लाइन, सी छोटा है डी में एकदम ऊपर निकल जाती है, ये जे नीचे की तरफ चला जाता है, एच ऐसे चला जाता है। मतलब क्या है ये? तो इसका मतलब इनकी बनावट जो है, आकृति जो है वो समान नहीं है। हमारे यहाँ जो वर्णों की आकृति है वो कैसी है? एकदम समान है, सब एकदम एक ही पैरामीटर में बने हुए अक्षर है। देखिए आप अ, ई, क, क्ष, त्र, ज्य, ये है ना, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, यानी कि इसमें जो उच्चारण किया जाता है वो ही लिखा जाता है, या जो लिखा जाता है वो ही उच्चारित किया जाता है। अर्थात जैसी
बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, इसलिए इस लिपि को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। अपनी जो लिपि है देवनागरी, उसको क्या कहेंगे? वैज्ञानिक लिपि। क्यों? अब अंग्रेजी की तरह नहीं है, अंग्रेजी में COULD कुड होता है, एल कहां गया? साइलेंट है, साइलेंट वर्ड है ना। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है सिस्टम, हमारे यहाँ सब कुछ एकदम ओपन है। हिंदी में जो भी वर्ण आपने छोटा सा भी हलंत भी लगा दिया तो उसको भी बहुत मतलब उच्चारित किया जाता है। हालांकि हलंत लगने से स्वर लोप होता है, तो उस स्वर का उच्चारण नहीं किया जाता, यानी कि अगर होता भी है तो एकदम बहुत बहुत माइन्यूटली होता है, बहुत कम होता है। कहने का मतलब यह है कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, इसमें जो उच्चारण किया जाता है वैसा ही लिखा जाता है। ब्राह्मी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों की जननी। हमने देखा था कि ब्राह्मी से देवनागरी लिपि आई है, और देवनागरी लिपि जो बहुत सारी भाषाओं की लिपि है, यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। यहां तक चीजें आपके क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए कुछ और चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। आप, मैं जो रजिस्टर की बात कर रहा था, आप इस वीडियो को ढंग से देख करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको नोट डाउन कर लें। ये चीजें हालांकि सेकंड ग्रेड के एग्जाम में और पीएसआई के एग्जाम और इसमें तो बिल्कुल यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, शब्द क्या है, और दूसरे एग्जाम में इनकी जरूरत जरूर होती है, यानी कि इनको समझना बहुत जरूरी है, समझ में तो आना ही चाहिए। अब देखिए व्याकरण क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग व्याकरण? भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने, पढ़ने के लिए, यानी कि भाषा को अगर हमें शुद्ध रूप में बोलना है, लिखना है और पढ़ना है तो हमें व्याकरण के नियमों की जानकारी होनी जरूरी है। भाषा के दो रूपों की हमने बात की थी, मौखिक रूप जिसकी इकाई है ध्वनि, दूसरा रूप है लिखित रूप जिसकी इकाई है वर्ण है, शब्द है, वाक्य है, अनुच्छेद है। अब ध्वनि क्या होता है? मौखिक या अलिखित रूप है, पता चल गया। और ये भाषा की लघुतम, अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि भाषा की लघुतम इकाई कौन सी है, अब यहाँ पे ये डाउट रहता है विद्यार्थियों में, अगर प्रश्न आ जाए भाषा की लघुतम इकाई और वो मौखिक और लिखित ऑप्शन में ना दे, मौखिक और लिखित ना दे, और प्रश्न पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, और वो ऑप्शन में ध्वनि भी दे रहा है और वर्ण भी दे रहा है, वहां पे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप ध्वनि को भी भाषा की इकाई मानेंगे, माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर ध्वनि नहीं होती, मौखिक रूप से भाषा नहीं होती तो हम लोग वर्णों तक पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए ध्वनि आंसर इसमें होगा। हाँ, ऑप्शन में अगर ध्वनि नहीं हो तो वर्ण होगा आंसर। तो आप एक बार ये, लेकिन फिर भी ये पूछे कि मौखिक रूप से भाषा की लघुतम इकाई, तब तो ध्वनि है ही, लिखित रूप से भाषा की लघुतम इकाई तो वर्ण है आंसर। क्लियर है? यहां तक चीजें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है, यानी कि किसी एक एंगल से अगर अपन देखें तो ध्वनि इज इक्वल टू वर्ण, यानी ध्वनि ही वर्ण है, बस केवल मौखिक और लिखित का इसमें अंतर है। वर्णों को लिपि चिन्ह कहा जाता है, ये हमने देख लिया। अब शब्द क्या होते हैं, बात की थी हमने अभी कि सार्थक इकाई होते हैं शब्द भाषा की। तो सार्थक रूप में भाषा की जो लघुतम इकाई है वो शब्द कहलाती है। विशिष्ट वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, यानी विशिष्ट वर्ण। अब वर्णों को उठा के ऐसे ही नहीं रख देते हम, ऐसे लिख दिया और ऐसे लिख दिया, ये सब हो गए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ये शब्द नहीं है। यानी कि आपको विशिष्ट रूप से वर्णों को समाहित करना पड़ेगा, तब जाकर के वो शब्द बनेगा। यानी कि इसको सार्थक भी बोल सकते हैं, या वर्णों का विशिष्ट समूह या विशिष्ट वर्णों का समूह ही शब्द कहलाता है। अब देखिए कई बार, अभी हम हिंदी पढ़ेंगे आगे, जब हम चीज मतलब इसमें समास में जब बात करते हैं तो पहला पद, दूसरा पद, तब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर बार बार इसको पद क्यों कहा जा रहा है? यानी शब्द को ही पद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अंतर नहीं है दोनों में, शब्द ही पद है, बस केवल स्थिति का अंतर है। अगर कोई शब्द ऐसे अकेले पड़ा हुआ है, जैसे मैंने ये बोल दिया, तो इसको कहेंगे शब्द, क्योंकि अकेला ये आगे पीछे कुछ है ही नहीं इसके शब्द के, तो तब तो कहेंगे इसको शब्द। लेकिन अगर इसका किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए, जैसे हिंदी
हमारी जो है देश की भाषा है। तो इसमें इस हिंदी शब्द को एक स्थिति मिल गई, एक पोस्ट मिल गई, पद मिल गया। पद का मतलब पोस्ट होता है ना, तो पोस्ट मिल गई। कहने का मतलब यह है कि शब्दों को जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो शब्दों को पद कहा जाता है। उनकी संज्ञा क्या हो जाती है, उनको पद के नाम से कहते हैं। कि भाई जैसे पद परिचय, एक टॉपिक भी है आपके सिलेबस में, पद परिचय, 10th क्लास से भी पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग। अब पद परिचय क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति ने कोई वाक्य लिखा ऐसे कि राम बाजार जाता है, अब ये पूरा सेंटेंस हो गया, पूरा वाक्य हो गया, तो अब इस पे अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा इस पद का परिचय दो। अब ये यहां पे अकेले लिखा रहता तो शब्द होता, पर ये पूरे वाक्य में प्रयुक्त हो गया। इसका मतलब पद परिचय में क्या बोलेंगे कि ये भाई एक संज्ञा है। संज्ञा भी किस प्रकार की है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से ये इसका पद परिचय कहलाएगा। कहने का मतलब शब्द ही पद होते हैं। जब शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो उनकी संज्ञा पद होती है, यानी पद कहलाते हैं वो। अब वाक्य, भावों की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई, यानी कि अभी तक शब्दों से हम भावों को व्यक्त नहीं अपने कर तो सकते हैं, कुछ कुछ बातें पहुंचा सकते हैं, सब मतलब विचारों का विनिमय तो कर सकते हैं, पर पूरी तरह से मन के भावों को अगर बताना है तो आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी, तब जाकर के स्पष्ट होंगी चीजें। तो भावों की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई है वाक्य, या कह सकते हैं कि शब्दों का व्यवस्थित व सार्थक समूह। ठीक है, शब्दों का व्यवस्थित व सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। चलो यहां तक ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। एक कभी कभार अक्षर भी पूछ लिया जाता है कि अक्षर क्या होता है। ठीक है, अक्षर पटेल इंडियन टीम में है, आप देखते होंगे क्रिकेट, है ना, अभी आईपीएल चल रहा है। तो अक्षर क्या होता है? अक्षर का मतलब होता है न अक्षरः इति अक्षरः, यानी इसको जब अलग करोगे तो ऐसे टूट जाएगा ये अ प्लस क्षर। इसका मतलब इसमें ये जो अ वर्ण का प्रयोग किया है, एक तरह से ये उपसर्ग के रूप में किया है, और मूल शब्द क्या है? क्षर। क्षर का मतलब होता है क्षरण होना या हानि होना, लॉस जिसको कहते हैं, लेकिन इसमें अ लगा दिया, ए का मतलब हो गया जिसका क्षरण ना हो। तो न अक्षर इति अक्षर अर्थात वर्ण का वह रूप जिसके खंड या टुकड़े या क्षरण नहीं हो सकता, उसको क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। ये थोड़ा सा डाउटफुल मामला है, और डाउटफुल इसलिए है क्योंकि स्थिति स्पष्ट नहीं है। मैं बता देता हूं आपको, कई बार ये अक्षर के लिए जैसे कई शिक्षक भी, कई बच्चे भी जैसे बात करते हैं तो उनको लगता है कि मूल अ, ई, उ और री ये ऐसे वर्ण है हमारी वर्णमाला के जिनको और नहीं तोड़ा जा सकता, यानी कि अंतिम टुकड़े हैं। अगर मैं आ लिखूं इधर कि आ, तो हम कहेंगे कि इसको तो तोड़ा जा सकता है। सर संधि जब हम पढ़ते हैं तो ए और ए मिलकर के आ बनता है, लेकिन ये अ, ई, उ, री चार जो मूल स्वर हैं, जिनको हिंदी में मूल स्वर कहते हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। कहने का मतलब ये है कि ये अक्षर ध्वनियां हैं। क्या है ये अक्षर ध्वनि या अक्षर, इनको वर्ण कहेंगे। ध्वनि के बजाय इनको आप वर्ण कहो, ध्वनि के बजाय इनको क्या कहो आप? अक्षर वर्ण है ये। ठीक है, ये अक्षर है, अक्षर ही वर्ण है, पर अक्षर का मतलब इनका और क्षरण नहीं हो सकता। अब मौखिक रूप से, क्योंकि जब अपन भाषा की इकाई मान रहे हैं किसको? ध्वनि को, तो मौखिक रूप से भी अगर एक शब्द में या सांस के एक झटके के साथ जिस चीज का उच्चारण किया जा सके, जैसे राम, 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 ये वाला राम नहीं, हलंत वाला, ऐसे राम, तो ये भी एक तरह से ध्वनि रूप में अक्षर ध्वनि है। ये क्या है? ये अक्षर, यानी इसका और क्षरण नहीं हो सकता। लिखने में नहीं, लिखने में तो हम तोड़ सकते हैं कि सर इसको रा और रे में भी रे और आ ऐसे टूट जाएगा और म बचेगा अलग से। भाई दो तरीके होते हैं, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि साहब मौखिक रूप, और एक तरफ हम कह रहे हैं लिखित रूप। तो मौखिक रूप में ये जो ध्वनि का जिसके एक झटके के साथ जिन चीजों का उच्चारण किया जा सके, जैसे मैंने शब्द बोला राम, तो ये अक्षर ध्वनि है। ये क्या है? ये अक्षर ध्वनि है। लेकिन अगर लिखित रूप की हम बात करें तो ये टूट जाएगा। ऐसे राम जो है वो र हलंत प्लस आ की मात्रा है ना, इसके बाद मैं हलंत वाला, तो
तो ये 3 वर्णों में टूट जाएगा कि साहब ये तो टूट गया, इसका मतलब ये तो अक्षर नहीं है। लेकिन ध्वनि रूप में, मौखिक रूप में ये अक्षर ध्वनि है। लिखित रूप में वर्ण की सबसे छोटी इकाई यानी कि ये 4 मूल वर्ण जो है वो क्या माने जाएंगे, ये माने जाएंगे अक्षर वर्ण। क्लियर है यहां तक चीज है? चलिए ये हमने बात कर ली है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे, आप इनको नोट डाउन जरूर कर लें अपने रजिस्टर में। आप इनको अपने रजिस्टर में नोट डाउन जरूर कर लें, ठीक है ना। अब देखिए वर्णमाला की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन वर्णों का व्यवस्थित क्रम। अब वर्णमाला कोई पूछ ले वर्णमाला क्या होती है, तो सभी ए अनार आम जो है वो वर्णमाला होती है, ऐसे ही तो बोलते हैं हम लोग। वर्णमाला लिखो, वर्णमाला क्या होती है कि कुछ नहीं, वर्णमाला में तो ए और के ये सब है। लेकिन अगर अपन एक मतलब एक तरह से पारिभाषिक दृष्टि से इस चीज को बोलेंगे तो हम बोलेंगे स्वर तथा व्यंजन वर्णों का व्यवस्थित क्रम। इसमें एक चीज और ऐड कर, वैसे स्वर और व्यंजन ही बोला जाता है, पर आप ये याद रखना कि स्वर व्यंजनों के अलावा अयोग वा जो है वो भी वर्णमाला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम बात करेंगे नीचे यहाँ पे अभी इसकी। तो स्वर व्यंजन और अयोगवा वर्णों का व्यवस्थित क्रम अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त समस्त वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को उसकी वर्णमाला कहा जाता है। हर भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। अंग्रेजी भाषा की अपनी अल्फाबेट है, हिंदी की अपनी वर्णमाला है। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे देखो, काम की चीज है आपके लिए। काम की चीज ये है कि वर्णमाला में वर्णों का क्रम और शब्दकोश, हिंदी का जो डिक्शनरी होती है हिंदी वाली, अंग्रेजी वाली को डिक्शनरी कहते हैं, हिंदी के जो शब्द भंडार जो होता है उसको शब्दकोश कहते हैं। तो वर्णमाला के वर्णों का क्रम और शब्दकोश के शब्दों का क्रम, यानी शब्दकोश में वर्णों के हिसाब से ही तो होता है, तो वर्णमाला में वर्णों का क्रम और शब्दकोश में वर्णों या शब्दों का क्रम अलग अलग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम वर्णमाला जब लिखते हैं उसका क्रम हम अलग से पढ़ेंगे, और शब्दकोश में अगर मैं आपको बोल दूं कि आप क्षत्रिय शब्द को, भाई इंग्लिश की डिक्शनरी अंग्रेजी की तो आप तुरंत ही देख के बता देते हैं क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसको। हमने हिंदी की डिक्शनरी को कभी भी प्रयोग में नहीं लिया। जो अच्छा पढ़ने वाले, यानी मैंने देखा है बहुत सारे एसआई सेकंड ग्रेड, बहुत सारे बच्चे जो एसआई की भी तैयारी कर रहे हैं ना, शब्दकोश उनके पास भी नहीं मिलता है, उनके पास शब्दकोश नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हिंदी एकदम सरल भाषा है और उसको तो ऐसे ही सीख लिया जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ लो एग्जाम में। नहीं, ऐसा नहीं है। अंग्रेजी सरल है, हिंदी कठिन है। तो महत्वपूर्ण बात बता रहे थे कि वर्णमाला में वर्णों का क्रम और शब्दकोश में क्रम अलग अलग है। अब देखिए, आपको कोई हाथ में शब्दकोश दे दे और ये पूछे कि क्षत्रिय शब्द ढूंढ के बताओ, तो जिस बच्चे को शब्दों का क्रम नहीं पता, शब्दकोश में किस तरह से क्रम होता है, तो और वो ढूंढने कहां लग जाएगा, अंत में जाके ढूंढेगा कि सब जब वर्णमाला हम लिखते हैं तो ये अंतिम लगभग 4 जो संयुक्त वर्ण है, क्ष, त्र, ज्य और श्र, सब वहां आता है। तो 3 बाद के छोड़ देना और उससे पहले मिल जाएगा, नहीं मिलेगा आपको। क्षत्रिय जो शब्द है वो वर्णमाला में क वर्ण के साथ मिलेगा, यानी क कबूतर वाले जितने भी शब्द हैं, चाहे वो कबूतर हो, चाहे वो कंगना हो, चाहे वो कारागार हो, वहां आपको जाकर के ये क वर्ण के साथ मिलेगा आपको ये वाला शब्द। क्यों? क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है क्षत्रिय में क्ष, और इस क्ष में हलंत नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, इसलिए मैं इसको ऐसे बिना हलंत के तोड़ रहा हूं। क, श और अ। भाई यहाँ पे हलंत लगा दूंगा तो ए मत लगाओ, यानी का और श ये 2 वर्णों से मिला हुआ है। तो अब आप ये देखो कहां मिलेगा, ये भाई कै वर्ण के साथ ही मिलेगा। तो अब आप जिनके पास भी शब्दकोश है तो वो देखें कि ये शब्द, ऐसे तो उनको तो पता ही होगा, लेकिन जिनके पास शब्दकोश नहीं है, किसी दुकान पे जाकर के आप शब्दकोश देखना, एक बार देखना तो सही कि क्या ये सही बात है क्या। और उसके स्टार्टिंग में आप कुछ पन्ने दिए हुए हैं, उनमें शब्दकोश में क्रम भी दिखाया हुआ है। हम लोग भी हमारी क्लास में आपको ये क्रम बताएंगे बाकायदा, और इवन ये मान लो इस पे तो सवाल ही आते हैं। 4 शब्द वो दे देगा और पूछेगा कि इनको शब्दकोश के क्रम के हिसाब से आप जमाओ कि शब्दकोश में किस क्रम में मिलेंगे। क्षत्रिय, कक्षा, है ना, कारागार, इस तरह 4 शब्द दे देगा, कैका वाले या एक आधा और दूसरे दे देगा, और आप क्रम से जमाओगे तो इसको सबसे अंत में लिख दोगे आप, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपके। अब बात करते हैं वर्णमाला के वर्णों की। वर्णमाला के अंग कितने होते हैं?
तो वर्णमाला के 3 अंग होते हैं। आज तक आपने स्वर और व्यंजन ही देखे होंगे, लेकिन नहीं, स्वर और मैंने दूसरे नंबर पे, मैं चाहता तो इसमें पहले नंबर पे स्वर और दूसरे नंबर पे मैं व्यंजन लिख के तीसरे नंबर पे अयोगवा लिख सकता था। कई लोग तो लिखते भी नहीं है, कई लोग तो बताते ही नहीं है, वो ये कहते हैं कि स्वर और व्यंजन ही वर्णमाला होती है। नहीं, मैं कहूंगा कि स्वर, अयोगवा और व्यंजनों से मिलाकर के वर्णमाला बनती है। आप इनको इन्हीं क्रम में बोलो कि स्वर, अयोगवा और व्यंजनों को मिलाकर के वर्णमाला बनती है। अब बात करते हैं हम स्वर ध्वनियों की, क्योंकि यहां तक ये समझ लो कि भाई वर्णमाला मतलब स्वर, व्यंजन और अयोगवा, स्वर, व्यंजन और अयोगवा या स्वर, अयोगवा और व्यंजन का जो एक व्यवस्थित क्रम है वो वर्णमाला कहलाता है। तो अब बात आती है स्वरों की। तो स्वर क्या होते हैं? अब देखिए, हम स्वर, जैसी स्वर की बात आती है, बस ये सामने मैंने लिख भी दिए हैं आपको, 11 स्वर होते हैं। आ इसमें से छूट गया है, आ भी लिख लें इसमें, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ के सब ये हो गए स्वर। लेकिन इन स्वरों की विशेषताएं, कुछ बातें आप जानते हो क्या स्वरों के बारे में? आज जानेंगे हम लोग। पहले स्वर की परिभाषा देखते हैं कि अगर कोई परिभाषिक रूप में पूछ ले तो क्या बोलेंगे कि वे वर्ण या ध्वनियां। अब देखो, वे वर्ण या ध्वनियां में दोनों प्रयोग में ले रहे हैं, वर्ण भी नहीं। अगर मौखिक रूप से उच्चारण कर रहे हैं तो ध्वनियां है, और अगर हम किताब में लिखा हुआ, कॉपी में लिखा हुआ देख रहे हैं तो वो वर्ण है। तो वे वर्ण या ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं, यानी किसी की जरूरत नहीं है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है भैया, हमें वही स्वर है। ऐसे वर्ण या ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उनके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है अन्य ध्वनि की, तो वो स्वर कहलाते हैं। ये 11 स्वर हमारे हिंदी वर्णमाला में है। अगर कोई संस्कृत का विद्यार्थी है तो वो संस्कृत की वर्णमाला के हिसाब से वर्णों की संख्या कितनी लिखेगा? 13। संस्कृत में वर्णों की नहीं, सॉरी, स्वरों की। संस्कृत में स्वरों की संख्या 13, जबकि हिंदी में स्वरों की संख्या 11। तो अब वो 2 स्वर कौन से बचे जिनको संस्कृत में शामिल किया गया है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक तो री है, बड़ा वाला। अब हमने हिंदी में तो कभी नहीं पढ़ा, हमने तो हिंदी में ये छोटा वाला ही री पढ़ा है, लेकिन संस्कृत में ये री का ही बड़ा रूप, दीर्घ रूप भी चलता है, वो भी मिलता है। और इसके अलावा एक लिरी, ये भी स्वर है, ठीक है। री और ये लिरी जो है, ये 2 स्वर और चलते हैं। इनको मिलाकर के संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 और हिंदी में स्वरों की संख्या 11। आप यहाँ पे आ भी लिख ले है ना, यहाँ से छूट गया है बीच में से। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, थोड़ा सा विशेषताओं पे हम बात कर लेते हैं, स्वरों की विशेषताओं पे हम बात कर लेते हैं। बहुत चीजें अपने लिख लेना आप इनको, ये चीजें आपको मतलब बहुत जरूरी है। बेसिक तरीके से अगर आप चीजें पढ़ रहे हैं तो ये चीजें, कभी टीचर भी बनोगे, ज्यादातर बच्चे रीड की, शिक्षक सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होना जरूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पता होना जरूरी है ही। खैर, स्वरों की विशेषता और उनकी प्रकृति क्या होती है? देखिए, इनके उच्चारण में विशेष बल नहीं लगाया जाता। अब बल, ये इसका मतलब क्या? उच्चारण में बल लगाने की भी जरूरत है, फोर्स लगता है कि हाँ लगता है सर। स्वर तंत्रियों से बिल्कुल हमारे बिल्कुल अंदर से हवा आती है, फेफड़ों से, और वो हवा के माध्यम से, हम विस्फोट के माध्यम से उच्चारण करते हैं। कई बार जब आप गाना गाते गाते सांस फूलना का मतलब अंदर से जब सांस नहीं मिल पाती हमें, तो हम बोल नहीं पाते, उच्चारण नहीं कर पाते, इसलिए सांस लेते हैं। आप बहुत सारी सीढ़ियां जब चढ़ो तो बहुत सारा काम या दौड़ के आ रहे हो, कोई बोलता है हाँ भी बोल, तो अपन ऐसे कहते हैं रुक जा भाई, जरा सांस तो ले लेने। तो इसका मतलब फेफड़ों से हमें जब सांस आती है तभी हम उच्चारण कर पाते हैं। तो लेकिन ए आई यू के उच्चारण में किसी विशेष बल की आवश्यकता, यहाँ विशेष शब्द भी लिखा हुआ है, जैसा कि व्यंजनों के लिए आवश्यक होता है वो बल, वो उच्चारण के लिए स्वरों में आवश्यक नहीं है, तो कोई विशेष बल लगाया नहीं जाता। दूसरा, इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कोई घर्षण नहीं होता, सामान्य रूप से एबाद रूप से बेरोक-टोक तरीके से अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ आप आराम से उच्चारित कर सकते हैं, कोई घर्षण नहीं है।
स्वरों का उच्चारण वायु के साथ बेरोक टोक किया जाता है। तो रोक टोक कौन करेगा? बाकी के वर्णों में कोई रोक टोक करता है क्या? हाँ, हमारे मुखावयव है, मुख में बहुत सारे अवयव है, कंठ है, तालु है, जिह्वा, ये सारी चीजें, मूर्धा, ये सारी चीजें रोकती हैं हवा को, और रोकने के साथ, विस्फोट के साथ जब चीज बाहर आती है, उच्चारण बाहर आता है, तब जाकर के वो चीजें उच्चरित होती हैं। अगर रोक टोक नहीं करेंगे तो आप ल वर्ण का बिना, जैसे अ बोल रहे हो वैसे ल वर्ण बोल के बताओ, आप आई बोल पाओगे। ल के लिए आपको थोड़ा सा अवरोध देना पड़ेगा, ठीक है। तो स्वरों का उच्चारण वायु के साथ बेरोक टोक किया जाता है। स्वर सदैव पूर्ण होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वर सदैव पूर्ण होते हैं। तो यहां पूर्ण का मतलब क्या है? पूर्ण का मतलब यह है कि इनका कभी भी आधा टुकड़ा नहीं होता है। अगर आपको कोई ये बोले कि इसका आधा क्या होगा, होता ही नहीं है। कोई बोले आ का आधा क्या होगा, तो कई बच्चे तो कर भी देंगे, ए और ए संधि की तरह, ऐसा नहीं है। तो ए आ इनका, यानी जितने भी स्वर्ण, 11 स्वर हमने जो भी पढ़े हैं, इनका कोई भी अर्धवर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता है। ये ई की मात्रा जरूर व्यंजनों की लगती है, तो इसको आप पूरा ही वर्ण समझो, ई अर्धवर्ण नहीं है, इनकी मात्राएं हैं ये, जिन पे हम चर्चा करेंगे। तो ये सदैव पूर्ण होते हैं, पहली चीज। और इनके नीचे कभी हलंत नहीं लगाया जाता। आपने कभी देखा है क्या ई इन स्वरों के नीचे हलंत लगा हुआ? कभी नहीं देखा होगा आपने। इनके नीचे हलंत नहीं लगाया जाता, इसका मतलब इनका कोई भी अर्धवर्ण नहीं बनता, ये पूर्ण वर्ण ही होते हैं। स्वर जो है वो व्यंजन वर्ण के साथ मात्रा या मात्रा चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब व्यंजन वर्ण, जैसे देखिए आप, ये शब्द दिख रहा है आपको सामने, क्री, का में री की मात्रा है, तो स्वर जो है वो व्यंजन वर्ण के साथ मात्रा के रूप में, यानी कि क वर्ण में ये जो री दिख रहा है, ये इसकी मात्रा लगी हुई है। अब जब इसको बाहर निकालेंगे तो इस तरह से बाहर निकलेगा ये री, कै में तो लगा देंगे हलंत और री निकल जाएगा बाहर। ऐसे ये रू है, ये देखिए छोटा वाला र है, ये है ना, र में छोटे ऊ की मात्रा है, तो ये र में छोटा ऊ निकल जाएगा। ये देखिए के में एक ही मात्रा है, एक मात्रा है मतलब एक ही, और दो, इसमें दो मात्रा लगी हुई है, तो मतलब आई की मात्रा है ये, है ना। बहुत अच्छा वर्ण है, मतलब ध्यान रखना है इस चीज को। ए जो मूल स्वर है ए, इसमें अगर ये मात्रा किसी व्यंजन के लगती है, कै के लगा के देख रहा हूं मैं, तो एक लगेगी, और अगर आई लिखा हुआ है कहीं और ये अगर मात्रा लगाई जाएगी तो दो लगेंगी। ये ध्यान रखना, कई बार ये कंफ्यूजन संधियों में बहुत जबरदस्त होता है, तो आपको वहां इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां तक ये चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। देखिए, अब अवर्ण का कोई स्वतंत्र मात्रा चिन्ह नहीं होता है। अब जब अपन अभी मात्राओं की बात करेंगे तो इस अ की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। आ की तो मात्रा होती है, देखो ये आ की मात्रा है ना। तो अ वर्ण की कोई स्वतंत्र मात्रा चिन्ह नहीं होता, और जिस व्यंजन में कोई मात्रा अथवा हलंत नहीं होता, कोई मात्रा चिन्ह भी नहीं हो जिस वर्ण में, व्यंजन में, उसमें अ अवश्य होता है। अब जैसे कै को ही ले लो आप, अब इसमें कोई मात्रा दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही। अब लगा दूं मात्रा, अब तो दिख रही है। तो अगर मान लो किसी वर्ण में कोई मात्रा भी नहीं है और यह हलंत भी नहीं है, तो समझना चाहिए कि उसमें क्या है, अवर्ण है। तो इस वर्ण में हलंत लगाएंगे तो उसके सामने अवर्ण आप लिख दो। अगर ख वर्ण है तो आप ऐसे ख में हलंत लगाएंगे और इसके बाद में अ लिख दो, हो जाएगा। व्यंजन में संयुक्त या मिले हुए स्वर को व्यंजन से पृथक करते समय व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं, जैसा कि हम कर रहे हैं अभी, और स्वर को व्यंजन के बाद दाईं ओर लिखा जाता है। ये देखिए की वर्ण में कै में हलंत लगाया है और उसका ई जो है वो दाईं ओर लिखा गया है, ठीक है। ऐसे कु वर्ण में कै में ऊ की मात्रा है, इसके स्वर को उसके बाद में। अच्छा, उच्चारण भी बाद में किया जाता है। व्यंजन में अगर कोई स्वर लगा हुआ है तो स्वर निकलेगा भी बाद में और उसका उच्चारण भी व्यंजन के बाद में ही होगा, जैसे क और ई, की, ऐसे क और उ, कु, ऐसे, ठीक है। एक व्यंजन में एक से अधिक स्वर कभी नहीं होते, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी। हालांकि पढ़ते पढ़ते हम लोग इन चीजों को ना भी पढ़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि एक व्यंजन में एक से अधिक स्वर कभी नहीं होते। हमने कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन इस लाइन को पढ़ते हुए बिल्कुल आश्चर्य सा होता है कि अगर मान लो कोई ऐसे लिख दे तो ऐसे कि सर इसमें ए तो पहले से ही और आ की मात्रा और है, तो इसमें ए भी है और आ भी है। नहीं, कभी हो ही नहीं सकता कि एक व्यंजन में दो वर्ण लग जाए, दो स्वर, वर्ण स्वर मतलब स्वर नहीं हो सकते, ठीक है। तो दो मतलब एक व्यंजन में एक से अधिक स्वर नहीं हो सकते।
व्यंजन में मिले हुए स्वर का उच्चारण व्यंजन के बाद होता है, अभी यहां बात की थी हमने, उसका लेखन भी बाद में होता है मात्रा का, और उच्चारण भी बाद में होता है। जैसे की में कै में ई की मात्रा लगी हुई है तो की उच्चारण करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि री तथा रे वर्ण का प्रयोग एक साथ नहीं होता। एक तो इसमें स्वर है, ये जो री वर्ण है, इधर देख लेते हैं एक बार, ये देखिए, ये तो री वर्ण है और ये रे है। ये दोनों वर्ण कभी भी एक साथ प्रयुक्त नहीं होते, क्योंकि दोनों की ध्वनि एक ही उच्चारण स्थान से होती है। ऋतु, रसाना, मूर्धा, दोनों मूर्धन्य वर्ण है, तो मूर्धा से अगर आप रे उच्चारित कर रहे हैं तो री का उच्चारण नहीं करेंगे उसी समय, और अगर री का उच्चारण कर रहे हैं तो रे का उच्चारण कर ही नहीं सकते। इसलिए कभी भी आपने रे वर्ण में री लगा के नहीं, री लगा हुआ देखा ही नहीं होगा। बाकी सब वर्णों में होता है, लेकिन रे वर्ण में कभी भी री नहीं लगता। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, और इसका एक एग्जाम्पल भी यहां सामने दिया हुआ है। अब ये देखिए, श्रृंगार, एक श्रृंगार, पहले मैं इधर लिख के बताता हूं आपको। देखिए, अगर किसी को बोलेंगे कि श्रृंगार लिख के बताओ तो वो आपको ऐसे लिख देगा, और जितने भी ब्यूटी पार्लर है ना, श्रृंगार ब्यूटी पार्लर, और जिनका नाम श्रृंगार के नाम से रखा हुआ है, उस पर तो ये कभी भी शुद्ध मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, अब देखो कैसा श्रृंगार करते होंगे। श्रृंगार ये गलत है, क्योंकि जो सही शब्द है शुद्ध वो ये वाला है। ठीक है, अब इसमें ये बनावट क्या है इसकी, ये तो रे है और ये री है, कभी भी एक व्यंजन, और ये व्यंजन है, और व्यंजन कौन सा है, ये वाला श, इसको ऐसे, तो ये श में रे भी लगा हुआ है और री भी लगा हुआ है, तो ये तरीका ठीक है ही नहीं। ये हमने बताया यहाँ पे कि रे और री एक साथ प्रयुक्त नहीं होते। इसमें क्या है, इसमें केवल ये श है, और श में कौन सा वर्ण लगा हुआ है, री, और री के ऊपर ये अनुस्वार लगा हुआ है, और ये गार, इस तरह बना हुआ शब्द है, इसलिए ये श्रृंगार शुद्ध है। क्लियर है यहां तक चीजें? चलिए, एक और छोटी सी और अंतिम बात आज के लिए। अभी हमने सारे के सारे स्वर पढ़ लिए हैं, स्वरों की विशेषताएं भी हमने पढ़ ली हैं, वर्णमाला क्या होती है, ध्वनि क्या होती है, व्याकरण क्या होती है, शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, सब पढ़ लिया। एक और अंतिम है, स्वरों की संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं 11। अभी हमने बात की थी कि हर स्वर की मात्रा होती है, लेकिन अ की कोई स्वतंत्र मात्रा चिन्ह नहीं होता है, याद रखेंगे ये चीज। अब मैं सभी इन वर्णों के मात्रा चिन्ह लिखूंगा आपके सामने। ये देखिए, सबको पता है, सबको पता है ये चीजें, पर फिर भी जब एग्जाम में चीज पूछी जाती है तो गलतियां हो जाती है। सबको पता है कि ये मात्रा चिन्ह है, ये जो है क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब ए का कोई स्वतंत्र मात्रा चिन्ह नहीं है। तो स्वरों की संख्या कितनी, 11, और मात्राओं की संख्या कितनी, मात्राएं कितनी होती हैं, 10। ये लिख लेना आप अपनी कॉपी में ऐसे कि स्वर तो है 11 हिंदी में, संस्कृत में नहीं, और स्वरों की मात्राएं हैं 10। अब आप ये देखिए, मैं क वर्ण के ऊपर ये मात्राएं लगा के देख रहा हूं एक बार। क, का, की। आप उच्चारण भी करते चले साथ साथ में, कु, क्री, के, कई, को और कऊ। क्लियर है? क्यों ये 12 खड़ी है, इस तरह क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको, कुछ है इसमें काम की चीज, इसलिए ये तो लगाया अपन ने कै वर्ण के ऊपर मात्राएं सारी। अब ये रे वर्ण है, ये दोनों व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। जब अपन स्वर व्यंजनों की कुल मिला के जब बात करेंगे, जब चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब मैं रे वर्ण में ये मात्राएं लगा के देख रहा हूं, आप देखना। अब रे में लगा दी, कोई मात्रा चिन्ह नहीं है, इसका मतलब एक ही मात्रा है, लगा दी। इसमें भी कोई मात्रा चिन्ह नहीं है, हलंत भी नहीं है, हलंत लगाती तो ऐसा बन जाएगा, इसका मतलब स्वर निकल जाएगा। ये आ की मात्रा लगा दी, ये ई की मात्रा लगा दी, बड़ी ई की मात्रा लगा दी। अब आप ये देखिए कि इसमें एक तो ऊ की मात्रा सारे वर्णों में ऐसे लगती है, रू में थोड़ा सा अलग तरीके से लगती है, अंतर याद रखना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे एग्जाम में गलतियां कराता है ये सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे, एक शब्द लिख रहा हूं मैं आपके सामने, जैसे संधि शब्द में पूछा जाता है कि गुरु प्लस उपदेश की संधि, और बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करके आते हैं, गुरु प्लस उपदेश बराबर गुरु उपदेश। बस यहीं पे थोड़ा सा
घालमेल है कि ये रे में छोटे ऊ की मात्रा यहाँ पे लिखी हुई है, जबकि शुद्ध रूप इसका क्या होगा, शुद्ध रूप होगा ऐसे। ध्यान नहीं देते, जब तक गलती नहीं करते तब तक हम लोग ध्यान नहीं देते। गुरु उपदेश में ये छोटा ऊ और इधर छोटा ऊ मिलाकर के संधि होगी, बड़ा ऊ बनेगा, तो यहाँ पे बड़ा ऊ बनेगा, तो ये वाला सही है और ये वाला गुरुपदेश, क्योंकि यह रू में छोटी ऊ की मात्रा है, ये गलत है। ये इसलिए हमको ध्यान रखने वाली बात है। अब नोट डाउन कर ले, ये शब्द ही आता है एग्जाम में, क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे ये हमने ऊ में मात्रा लगाई, रे में ध्यान रखना है आपको कि रे में इस तरह मात्रा नहीं लगेगी कभी भी, है ना। अच्छा, अब आ गया ये री। अब देखिए आप, रे में री की मात्रा लग जाएगी कैसे, अभी हमने शुरू में ही बताया था, ये रे में ई की मात्रा नहीं लगती है इस तरह, क्योंकि रे और री का उच्चारण एक साथ नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस रे की वजह से जब आप 12 खड़ी पढ़ते हैं तो उस 12 खड़ी में कहीं भी आपको ये री के 12 खड़ी नहीं मिलेगी, कभी भी क्री वाला शब्द 12 खड़ी में आपको नहीं मिलेगा। कैका की कुकू के कई कोकौ, और अंत में आपको इस तरह के कंग और कह, इस तरह के वर्ण आपको नजर आएंगे, पर क्री शब्द आपको 12 खड़ी में नहीं मिलेगा। और 12 खड़ी में क्री री की मात्रा को नहीं लाने का मुख्य कारण ये रे ही है, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे नहीं होता है। अब देखिए, इसमें तो नहीं लगा रे रई, अब कोई नहीं है, बस ये काम की चीज थी जो आपको यहाँ पे बताई है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है यहाँ तक चीजें? तो ये थी एक काम की चीज जो जरूरी थी। उम्मीद है कि ये स्वर आपको समझ में आ गए होंगे। स्वरों की संख्या 11 है और 11 स्वरों की मात्राएं 10 ही है, क्योंकि ए की कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। तो इस तरह इन 11 स्वरों में ये मात्राएं लगा दी जाती हैं। अब मात्राओं का प्रयोग कब होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जब व्यंजनों में स्वर का संयोग किया जाता है तो स्वर सीधे सीधे ना लिख करके, जैसे अगर हम क वर्ण में अ लिखेंगे तो क में हलंत लगा के ए ऐसे नहीं लिखा जाएगा भाई, उसकी मात्रा लिखी जाएगी। और जब उसको अलग करेंगे तो मात्रा हट जाती है, उसका वर्ण एज इट इज सामने आ जाता है। जैसे ये है, इसको लिखेंगे तो क में हलंत लगाया और इसके बाद में इसका जो भी मात्रा चिन्ह है वो पूरा का पूरा वर्ण ही सामने आ जाएगा। अगर ये की लिखा हुआ है तो क में हलंत लगाया और छोटी की मात्रा लिखने के बजाय हम पूरा क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे इसमें इस तरह, छोटी वाला ई, इस तरह। तो ये होता है इनको लिखने का रूप। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, आज बहुत बेसिक तरीके से चीजों को पढ़ाया है। आप एक बार जो भी कमेंट आपको लग रहा है कि कैसा लगा आपको पढ़ाने का तरीका, क्या समझ में आई चीजें, तो आप रेगुलर रहिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी के लोग भी इस क्लास को ऑन टाइम देख सकें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर वापस से मिलते हैं 5:30 बजे लाइव क्लास के साथ में। धन्यवाद।